शोबिज़ और स्टेज ड्रामों की रंगीन दुनिया ने एक और खानदान बर्बाद कर दिया। तशद्दुद से भरपूर फिल्मों से मुतासिर देहाती अपनों के लिए अजाब बन गया। जैसे तुम अपने इलाके में बंदूक निकाल के फिरा करते थे ना बदमाशों की तरह, वैसे मुझसे बात करो। गांव से शहर आने वाला स्टेज ड्रामों की हसीनाओं पर सारी दौलत लुटा बैठा। जिवें ड्रामे च वेख्या सुने इन्हें घर आते जुल्म कीते, तशद्दुद कीता, बच्चों ते भी करें। सफाक दरिंदे ने जमीन की खातिर साले और बच्चों पर गोलियां चला दी। अरे मैं जी रहा हूँ, आपको देखता हूँ कि मैं जिंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकशाफ। कहते हैं जन जर जमीन फितना है, इंसानों के लिए आजमाइश है, और ख़ास तौर पर ज़मीन के हसूल के लिए इंसान क्या क्या जतन नहीं करता। मरले से कनाल मिल जाए, कनाल से एकड़, रकेट से मुरब्बे, जितनी मिलती जाती है ज़मीन उतनी हवस बढ़ती जाती है। और इंसान ये नहीं सोचता कि मरने के बाद जब वो इस ज़मीन में जाएगा तो 6 फीट की ज़मीन ही उसे मिलेगी। सरगोदा का एक और खानदान उजड़ गया। कैसे ना तड़पें इस घर की खवातीन, कैसे ना मातम करें अपनी बदकिस्मती पर। इस बारिश इंसान और इसके साथ 3 और बच्चों पर गोलियां चलाने वाला कोई गैर नहीं, अपना है। सलाखों के पीछे खड़ा ये दरिंदा है। अरे मैं जी रहा हूँ, आपको देखता हूँ कि मैं जिंदा। मैं तो उसी दिन मर गया था जब मैंने ये खबर खुद सुनी, कि मुझे पता तक नहीं था कि वो जो तारिक है वो मेरी सपोर्ट्स हर वक्त किया करता था, और उसी आदमी का कत्ल मेरे पे हुआ। सलाखों के पीछे भी अदाकारी करता ये बहरूपिया क्या वाकई फिल्मों और स्टेज ड्रामों की जिंदगी से मुतासिर होने के बाद अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठा। बड़ी बड़ी मूछें रखकर, बदमाशों वाला रूप धार कर कैसे अपनी जमीन और अपनी दौलत लुटाता रहा थिएटर की रक्कासाओं पर। रक्कासाओं के जलवे कैसे एक देहाती को कर गए कंगाल। क्यों एक बाप ने जला दिए बच्चों के स्कूल बैग। शोबिज़ और स्टेज की रंगीनियों तक फैली हुई है ये परेशान कर देने वाली दास्तान। टीम इनकशाफ लाहौर से सरगोदा के नवाही इलाके मौजा पिंडी पहुंची तो वहां हर शख्स की जुबान पर इस खूनी वाक़े का तज़करा सुनने को मिला। मकतूल के घर में औरतों और मर्दों की एक बड़ी तादाद दुख की इस घड़ी में सोगवार खानदान की ढारस बांधने पहुंची थी। घर के मर्दों खवातीन की आंखें नम थीं और चेहरे पर थी दुख की परछाइयाँ। जब हम इस तरह कदम उठा रहे होते हैं, लालच में होते हैं, हमारे आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी होती है कि हम आगे मुस्तकबिल को नहीं देख पा रहे होते कि हम कितनी बड़ी तबाही की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज मोहम्मद अब्दुल्ला की जो औलाद है, उनकी एक तरफ ये पोते पोतियाँ मेरे साथ हैं, जो उनका इकलौता बेटा तारिक था उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ हैं, उस तरफ उन्हीं की अपनी बेटी, उसके बच्चों की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। सबसे पहले तारिक साहब की जो बेवा हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आसिया बीबी, इनसे बात करता है। जी, मेरे मियाँ बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इस दुनिया में वो इंसान की शक्ल में फरिश्ते थे। अपने बच्चों के हकूक़, बीवी के हकूक़, बहन भाइयों के हकूक़, अपने अब्बू के हकूक़, सब रिश्तेदारों के वो बहुत अच्छे थे। 5 वक्त के नमाजी थे, कुरान पाक के हिफाज किया हुआ था। हाफ़िज़ कुरान भी थे। जी हाँ। जी हाँ, मकतूल तारिक एक ऐसा इंसान था जिसकी सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि सलाखों के पीछे खड़ा ये कातिल भी तारीफ करता है। सवाल ये है कि फिर मामला इस नहज तक कैसे पहुँचा। इस बहुत ही अफसोसनाक वाक़े का मरकजी मुल्ज़िम मेरे साथ मौजूद है, खिज़र हयात। इससे बात करते हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? जी 36 साल। खिज़र, कितने बहन भाई हो तुम लोग? 2 भाई हैं सिर्फ। वो भाई बड़ा है छोटा है? बड़ा है मुझसे। वो क्या करता है? वो ही जी खेती बाड़ी करता है। उसकी कितनी ज़मीनें हैं? 8-9 किले। और तुम्हारी कितनी ज़मीन है? अब जी मेरी तो पहले से बिक गई थी जी। इस मुल्जिम ने जो कयामत ढाई, उसने एक साथ कई अफराद को जीते जी मार दिया। इस बूढ़े बाप से मिलिए जिसका बेटा मनो मिट्टी तले पहुंच गया और बेटे के कत्ल के जुर्म में दामाद सलाखों के पीछे है। आपने अपनी बेटी की शादी की खिज़र हयात से? जी। वो आपका रिश्तेदार था? नहीं जी, कोई नहीं, वो नहीं। तो रिश्ता कैसे हुआ था? रब तो लिखे हुआ है। नहीं, रब तो लिखा हुआ है, रब के पास तो लिखा हुआ है, लेकिन
तो रिश्ता आया होगा, को किसी ने कहा होगा हाँ कि ये जी। खानदान अच्छा है, यहाँ अपनी बेटी की शादी करो। खानदान अच्छा व्यक्त की थी था क्या करते थे वो लोग? खेत बाड़ी खेती बाड़ी करते थे। खिजर हयात, आपने कितने साल पहले शादी की? 10-15 साल। हर बाप की तरह इस बाप की ख्वाहिश भी यही थी कि उसकी बेटी सदा अपने घर में खुश रहे, लेकिन आने वाला वक्त किसने देखा है। साइमा बीबी मेरे साथ हैं, जो कि तारिक की बहन भी हैं और जो मुबैना कातिल है खिजर, उसकी वाइफ भी। खिजर कैसा आदमी था जब आपकी शादी हुई? कितने साल पहले आपकी शादी हुई? 15 साल पहले मेरी शादी। उसका रवैया शुरू में ठीक था? शुरू ही तो बिल्कुल ठीक है। कब उसने आप पे तशद्दुद करना शुरू किया, को मारना पीटना कब शुरू किया? जब 2 बच्चे पैदा हो गए। 2 बच्चे। हैरत है, जब घर खुशियों से भर रहा था तभी शौहर का एक नया रूप सामने आया जो इस खानदान को तबाह कर गया। मुझे बताइएगा कि आप कहाँ पर थी जब आपको पता चला कि इस तरह का काम हो गया, ये खिजर ने ये क़यामत ढा दी आपके घर पे? मेरे मियाँ का कोई ये इरादा नहीं था उनके साथ लड़ने। उनको अगर कोई कहता भी था कि वो आपका कोई नुकसान कर, तो मेरे मियाँ कहते थे अच्छा, नहीं, वो इस तरह नहीं वो नहीं था। कर सकता। जी जाहिर हाँ। बात है, वो उसका बहनोई था। जी हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आसिया, कि आपको क्या लगता है वो आपके शौहर को मारना चाहता था? जी, मैं कहती थी ये खतरनाक इंसान है, ये किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। इसके हर वक्त बैग की तरह वो बंदूक उसकी होती है बगल में, ये किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। आप जितना मतलब हो सके एहतियात करें। जी हाँ, एहतियात। वो कहते थे नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। मेरे अंदर इस तरह का कोई मैं ख्याल भी नहीं लाना। ये तो किसी ने सोचा भी न था कि ये सूरत हाल इस कदर भयानक रूप भी धार सकती है। सलाखों के पीछे खड़ा ये भेड़िया इस नहज तक भी पहुंच सकता है। शुरू में तो तुम ठीक थे, सब चीजें मामला सही चल रहे थे। जब तुम्हारे 2 बच्चे हो गए उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि तुम एक गलत रास्ते पे चल पड़े? सर मेरे वालदैन फौत हो गए थे और मेरा जो ससुर मेरे का रवैया अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से हमारे मामलात बिगड़ते गए और तो उसमें जमीन बेचना कहाँ से आ गया? वो तो कहता था जमीन मत बेचो, काम करो। नहीं जी, वो काम नहीं करता था क्योंकि वो मेरी बीवी को बार बार अपने पास बुला लिया करता उसकी था। वजह क्या थी? वजह इसकी वो थी कि उसका कोई खाने पीने का और कोई तो जाहिर बात है, एक आदमी है, उसकी बेटी एक ऐसे घर में जहाँ पर उसकी खाने पीने कोई ख्याल नहीं हो रहा, तो अपनी बेटी को अपने पास ही लाएगा ना? नहीं सर, खाने पीने का बिल्कुल अच्छे इंतजाम। स्टेज ड्रामों से मुतासिर इस बहरूपिया ने कैसे घर वालों पर जमीन तंग कर दी, कैसे अहले इलाका पर जमाया अपना रुख और फिर कैसे फलांग गया सारी हदें। ये इंकशाफ दिल दहला देने वाला है। साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो खिजर हयात है, इसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड था? नाजायज़ असला ही रखता रहा है पहले, इसकी FIR भी है। और बाकी ये ड्रग्स करता है, इसकी इसमें FIR तो नहीं है लेकिन ये यूज़ करता है। तो इलाके से भी इसका पूछा गया है, रिकॉर्ड लिया गया है, तो ड्रग्स को यूज़ करता रहा है। ये अपनी रेपुटेशन कैसी है अपने इलाके में? जाहिर बात है आप लोग गए होंगे दौरान तफ्तीश, क्या चीज़ें सामने आई? आवारा है जी, गन्स लेके फिरना, लोगों को डराना धमकाना, अपने ससुराल वालों को डराना धमकाना और नशा करना, इस तरह की इसकी आदत हैं। और कोई अच्छा और शरीफ आदमी नहीं है ये। इस बदमाश ने दिन दिहाड़े सबके सामने जिस तरह ये खूनी खेल खेला, जाए वकुआ इसकी सफाकियत को खुलकर बयान कर रही है। इस वक्त मैं जाए वकुआ पर मौजूद हूँ। ये जो घर है यहाँ पर खिजर हयात मुकीम था और इस वक्त मेरे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जवार शाह भी हैं और एक ऐनी शाहिद भी मौजूद है। इनको भी शर्रा लगा, गोली लगी। तो वैसा मुझे बताओ, वो कहाँ से आ रहे थे? उधर से आ रहे थे, उस रास्ते से। मामू मोटरसाइकिल पे थे? पैदल थे। और उनके साथ तारिक भी था? यस। और तुम किधर थे? हम पीछे बाइक पे थे। तुम बाइक पे थे। तो इधर आके बताओ हुआ क्या था? ये आप पीछे गली देख रहे हैं, यहाँ से तारिक और सनाउल्लाह जो थे वो आ रहे थे। सनाउल्लाह चचा हैं उनके, वो साथ में दोनों पैदल चलते हुए आ रहे थे और उनके पीछे ये जो अवैस है ये मोटरसाइकिल के ऊपर आ रहा था। तो अवैस वो कहाँ तक पहुंचे थे तो फायरिंग हुई? यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर फायरिंग हुई है। और खिजर हयात कहाँ था? वो उधर था। वहाँ से वो इधर आया है। जो कातिल है, जो कि अब्दुल्ला साहब का दामाद भी था, उसने अपने ही साले पर और अपने जो उसके चचा थे उसके ऊपर गोली चलाई। कितने फायर किए उसने? उसने 3। एक तारिक फारूक को लगा। तारिक फारूक को लगा। गिर गया था यहाँ वो यहीं बाइक के नीचे। या बाइक के नीचे? अच्छा, आप उस वक्त किस जगह पे थे? आप भी गिर गए थे? इधर था। नहीं, मैं बाइक को पकड़ा हुआ था। बाइक को पकड़े हुए थे और आपके यहाँ पर गोली लगी? यस। और जो आपके मामू थे सनाउल्लाह, वो इधर थे। यानी कि इस जगह पर ही उसने दिन दिहाड़े, टाइम भी मेरे ख्याल यही था।
क्या जो कुछ बताया गया वही सच्चाई है या दरपर्दा सच्चाई कुछ और भी है? ऐनी शाहिदीन के बयानात जब पूरी तफसील के साथ सुनाएंगे आपको तो आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन मामला इस नहज तक पहुंचा कैसे? कब तनाव पैदा हुआ खानदान में? उसके बर्ताव में तब्दीली कब आई? उसने कब जो है पहले वो अच्छा था फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बुरा होना शुरू हो गया। और बुरा क्या हुआ? वो भैया ये बड़े कम लग गए। क्या बुरे काम थे? कंजर खाना सारा उसे आना, टीवियां बगावनियां, फिल्मा देखनियां, ड्रामे बनाने सारा टीका लाने लगे। मैं नींदा नहीं आनी, नशे वाली गोली लेके समझना उतो वो आदत लग गया। आप ये कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो नशे पे लग गया। मुल्जिम नशा करता था लेकिन टीम इंकशाफ के सामने उसने दिया एक अजीबो गरीब जवाब। नशा कौन सा करते थे? नशा जी मेरे पास और कोई नशा मैं नहीं करता था, ना मैंने चरस पिया ना पाउडर पिया, ऐसा कोई काम नहीं किया, ना शराब पिया। अभी तुम खुद कहते कि मैं नशे में। ये मेरे हाथ देख लें क्योंकि वो जो डॉक्टर था ब्लड प्रेशर का मरीज बना दिया था तो उसने मुझे सुकून के लिए इंजेक्शन देने शुरू कर दिए। अच्छा, सुकून के लिए। वो इस इंजेक्शन का नाम क्या था जो तुम लगाते थे? कुछ डोरोजेजिक जैसा हो गई। नहीं, तुम जाहिर बात है तुम इतने अरसे अपने आप को इंजेक्शन लगाते हो, तुम उसका नाम ही नहीं मालूम? नहीं जी, वो डॉक्टर ही लगाता था पहले तो, फिर जब उसने देखा कि ये इससे तो मर जाएगा तो उसने पहले तो 2-3 लाख रुपए बिल बना दिया हमारा। जैसे हम गाँव वाला को चलता है कि जी ये खाता ही चलता जाए। वो तो चलो 2-2.5 लाख रुपए तुमने उड़ा दिए उस नशे पे, लेकिन उसके अलावा वो तो तुम्हारा एक आधे एकड़ के भी पैसे नहीं है। तुमने तो इतने एकड़ बेच दिए। जी जब ऐसे मामला तो फिर कोई घर को भी चलाना होता था, आप अपनी दोस्त को भी रखना होता था। कैसे बातों को घुमाता है ये शख्स। कोशिश पूरी कर रहा है खुद को दूध का धुला साबित करने की, लेकिन इसका असली रूप किस कदर भयानक है सोच है आपकी। आप लोगों को पता कैसे चला कि वो नशा करने लग गया? एवं खिंदा तू मैं दसेंदा नशे वाली गोली लेके सौंदा। अच्छा, वो तुम्हारा टीका तो शुरू हो गया, रकबे बेचने लगा। खिजर को नशे की लत पड़ गई, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक महदूद ना थी। वो इस दलदल में बहुत गहराई तक उतरने वाला था। हुआ क्या कि अचानक एक इंसान ठीक है, बच्चे भी आप लोगों के हो गए और एकदम वो आपको मारने पीटने लग गया। जी जमीन वो भी चेंदा हा ते अयाशियां ते करनी खराच छोड़ने सारे रुपये। खिजर अक्सर दोस्तों के हमरा रक्स की महफिलें सजाता और ऐसे मौकों पर पैसा पानी की तरह बहाता। रक्सो सुरूर की ये महफिलें खिजर को तबाही के रास्ते पर ले जा रही थीं, लेकिन वो बेखबर था। नेचर थी इस तरह की, उसकी शख्सियत थी कि वो जो फिल्म देखता था वो फिल्म देख के फिर आके आप लोगों के ऊपर जुल्म करता था। जी वो क्या होता था? वो फिल्मां वेखियां ना ते ड्रामे ते जिवें ड्रामे च वेख्या सुने इन्हें घर आते जुल्म कीते, तशद्दुद कीता, बच्चों ते भी करेंदा। बेटा आपको अब्बू मारा करते थे? जी। वो जब घर में इंटर होते थे क्या करते थे? आपकी अम्मी को कैसे तशद्दुद करते थे आप पे? कैसे? थोड़ी थोड़ी बातों पे झगड़ा करने लग जाते थे। एक बार उन्होंने अम्मी को कहा पानी दो, अम्मी ने अभी उठ नहीं लगी थी कि उन्होंने दूसरी बार फिर कहा। दूसरी बार जब अम्मी ने पानी दी, उन्होंने पानी पी लिया और फिर अम्मी को मारने लग गए कि तुमने मुझे पहली बार क्यों नहीं दिया। और फिर जब हम छुड़ाने लगते थे तो वो हमें भी साथ में मारता था। अच्छा, आप लोगों पे बंदूक भी तान लेते थे? जी। किस बात पे? अपनी औलाद पे कौन बंदूक तानता है, लेकिन क्या होता क्या था कि अपने बच्चों के ऊपर बंदूकें तान लेते थे? अम्मी के साथ झगड़ा करता था और हम जब भी छुड़ाने लगे तो वो कहता था मैंने तुम लोगों को भी मार देना। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद आसिम। हाँ, मोहम्मद आसिम। आसिम, आपको भी मारा करते थे अब्बू? जी। क्यों? अम्मी जब भी अम्मी आदि पे फोन वेचते हो असी अम्मी मरे ने असी वो छुड़ाने लग गया सानी वे जब आपकी अम्मी को मारा करते तो आप छुड़ाते थे? जी। सब कुछ करते हुए इस जालिम को क्यों जरा बराबर भी तरस न आता अपने बीवी बच्चों पर? इस कदर सफाकियत किस लिए? पहली दफा बीवी पे कब हाथ उठाया तुमने? मैंने बीवी पे हाथ नहीं उठाया सर। कभी नहीं उठाया? बीवी और ससुर मेरा वो जो था वो है। इधर इधर आगे आओ, मुझे देखो। हाँ, ठीक है। जैसे तुम अपने इलाके में बंदूक निकाल के फिरा करते थे ना बदमाशों से, वैसे मुझसे बात करो। नहीं इलाके में भी बंदूक लेके हम ऐसा नहीं फिरा करते थे। हमारा खानदान पीछे से आप देख लें हमारी डिटेल। तुम्हारा खानदान तो नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं। अब ड्रामे करने वाला ये मुल्जिम जहां बीवी बच्चों पर तशद्दुद करता, वही ख्याली और फिल्मी दुनिया में रहने वाले इस शख्स ने किसी फिल्मी विलन की तरह अहले इलाका पर भी अपनी धाक बिठाने का फैसला कर लिया। जवार, मुझे बताइएगा कि क्या बैकग्राउंड है, क्या ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में पहले से भी इन्वॉल्व था? पहले भी ये नाजायज असला के केसेस में गिरफ्तार हुआ है, लेकिन जमानत पे
आ जाता था। अभी भी इसकी जमानत चल रही है। ठीक है, तो ये अक्सर तो ये इलाके असला रखा क्यों करता था? क्या ये कोई वारदातिया था? क्या करता था? इसको शौक था फिल्में देखने का, शोबिज से मुतासिर था ये, और शोबिज में ख़ास तौर पे विलन के किरदार से मुतासिर होकर इसने ये असला रखना शुरू किया। गुंजानाबाद इलाका है, देहाती माहौल है, गांव है छोटा सा एक, वहाँ अक्सर असला रख के जो देहाती थे उनको डराता था और वो डर भी जाते थे इससे, क्योंकि थोड़ा सा जिम्मेदार था। जी हाँ, असलहे की नोक पर ये अहले इलाका को अक्सर डराता धमकाता, खुद को इलाके का सबसे ताकतवर और बाअसर शख्स गर्दानता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम जब मूवी देखते थे तो हम लोग फिल्म देखते हैं, हमें हीरो अच्छा लगता है, तुम फिल्म देखते थे तुम्हें विलन अच्छा लगता था, ऐसी क्या थी? कौन कहता है कि मुझे विलन अच्छा लगता था? मुझे सब अच्छे लगते थे। फेवरेट विलन कौन था तुम्हारा? मुझे विलन अच्छा ही नहीं लगता। नहीं तो तुम आके हरकत तो विलनों वाली करते थे, तशद्दुद करते थे, मारते थे, और जो तो फिल्म में देख के आते थे वही अपने घर में आके करते थे। देखें सर, जब किसी के ऊपर मेरा, क्योंकि मेरे पीछे कोई चलने वाला नहीं है, ये मैं एक अकेला इंसान खड़ा हूँ आपके सामने, जिस पर कोई जितने मर्जी इल्जामात ठोक दिया जाए। कौन सी फेवरेट फिल्म कौन सी? चलो ये बताओ मुझे। कोई फिल्म ऐसी फेवरेट मेरी नहीं है ही नहीं? बिल्कुल नहीं। हर वक्त तो तुम देखते थे। किस है? तुम्हारे दोस्तों ने मुझे बताया। अब तो चलो मुझे पता है तुम्हारे ससुराल वाले गलत हैं, लेकिन तुम्हारे दोस्त झूठ। मेरे दोस्त रहा, जब मैंने देखा कि मेरे दोस्त मुझे खा रहे हैं, मेरा पैसा बर्बाद कर रहे हैं और मुझे ही खाने वाले मुझ पर ही तोहमतें लगाएंगे, तो मैंने दोस्तों को छोड़ दिया। और इसकी वजह अब मैं अकेला रह रहा था, बिल्कुल सुबह मैं जाता था। जाहिर बात है उस वक्त तक तुम्हारे सारे दोस्त, उस वक्त तक सारी जिस्म फरोश खवातीन तुम्हारे साथ में, लगता था कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम उन पर लुटा सकते हो पैसा। जैसे उनको पता चला पैसा तुम्हारे पास खत्म हो गया है, उन्होंने तुम्हें बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, तुम अकेले हो गए। फिर तुम्हारा जितना गुस्सा, जितना एग्रेशन था, वो अपनी फैमिली पर निकलने लगा। नहीं, फैमिली पे वो तुमने निकाला? फैमिली ये नहीं। तुमने प्लानिंग कब से की हुई थी कि तुमने अपने साले को और उसके चचा को मारना है? तुम्हें पता तुम्हारी वजह से 3 बच्चे भी जख्मी हुए हैं? मुझे कुछ नहीं बताया गया। जब मुझे पता यही चला कि मैंने तो ऐसा इंसान था ही नहीं कि इतना दिलेर और जज्बाती हो जाऊं। मैं तो बड़ा डरपोक सा इंसान था अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ताकि ये मुझसे दूर रहें, मुझे कुछ ना कहें, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था, ना मेरा कोई भाई मेरी मदद कर रहा था, कोई भी नहीं। ऐसा क्यों होता है कि अक्सर लोग पुरतशद्दुद फिल्मों से मुतासिर होकर उसी किरदार में रहना शुरू कर देते हैं? विजुअल मैसेजेस जो होते हैं, जो हम स्क्रीन पे देखते हैं या मीडिया में देखते हैं, वो चीज़ें हमें ज़्यादा अपील कर रही होती हैं, वो ज़्यादा हमें रंगीन भी लग रही होती हैं। इसी तरह से वो लोग जो कमज़ोर करैक्टर के मालिक होते हैं, किरदार के मालिक होते हैं, या जिनमें थोड़ी सी साइकोपैथोलॉजी यानी माशरे की जो नेगेटिव चीज़ें उनमें ऑब्जॉर्व करने की ज़्यादा ताकत होती है, वो अक्सर दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नेगेटिव रोल्स की तरफ चले जाते हैं। खिज़र भी एक ऐसे ही रास्ते पर चल रहा था, एक ऐसा रास्ता जिसकी मंजिल तबाही थी। शोबिज़ और स्टेज ड्रामों की रंगीन दुनिया ने एक और खानदान बर्बाद कर दिया। तशद्दुद से भरपूर फिल्मों से मुतासिर देहाती अपनों के लिए अजाब बन गया। जैसे तुम अपने इलाके में बंदूक निकाल के फिरा करते थे ना बदमाशों की तरह, वैसे मुझसे बात करो। गांव से शहर आने वाला स्टेज ड्रामों की हसीनाओं पर सारी दौलत लुटा बैठा। जिवें ड्रामे च वेख्या सुने इन्हें घर आते जुल्म कीते, तशद्दुद कीता, बच्चों ते भी करेंदा। सफाक दरिंदे ने जमीन की खातिर साले और बच्चों पर गोलियां चला दी। अरे मैं जी रहा हूँ, आपको देखता हूँ कि मैं जिंदा। तो मुतासर था उससे विलन के किरदार से, इसने उसको बढ़ावा देते हुए लाहौर स्टेज ड्रामों पे आना जाना शुरू कर दिया। वहाँ इसके ताल्लुकात बने उनसे, आहिस्ता आहिस्ता यही ताल्लुकात इसकी ज़मीन जो थी वो फरोख्त करने का सबब। थिएटर का मकसद बस अब वही रह गया है जो दिखाई दे रहा है। ये मनाजिर मुआशरती तबाही और बर्बादी की दस्तक हैं। सरगोदा का खिज़र भी लाहौर की स्टेज रक्कासाओं के जलवे देखकर ऐसा लट्टू हुआ कि सब कुछ बर्बाद कर बैठा। मुझे बताओ, तुम लाहौर जाते थे स्टेज ड्रामा देखने, कौन सी पसंदीदा अदाकारा थी, किसका देखते थे ड्रामा? हम दोस्तों की फेवरेट जी यही नरगिस वगैरह, कोई ऐसी बस ड्रामा देखने जाना, ठीक है जाना। अच्छा, तो नरगिस वगैरह तुम्हारी फेवरेट थी, फिर तुम पैसे कहाँ उड़ाते थे? जमीनें, यारी बात है, तुम्हारी इतनी जरखेज जमीन थी, 8 किले तुम्हारे पास थे, अब उसमें जैसे 16 कनाल रह गए हैं। वो 8 एकड़ जमीन जो तुमने उड़ाई है वो सारी इन्हीं चीज़ों में उड़ाई है? नहीं जी, वो कुछ
घर वालों ने भी ऐसे घर वालों को मौरूदे इल्जाम ठहराते इस मुलजिम ने दरअसल जब लाहौर की स्टेज परफॉर्मर्स के जलवे देखे तो दिल में एक और ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली। इन रक्कासाओं के साथ दोस्ती करने और रक्स की निजी महफिलें सजाने की ख्वाहिश। जमीन से पहली दफा कब बेची? 2002 शुरू की थी। अच्छा, इतने पहले से वो बेचना शुरू हो गया था अपनी जमीन? जी। और काम काश्तकारी नहीं कर रहा था, मेहनत नहीं करता था? नहीं, कोई मेहनत ना, वो बेच कर खाता था। बंदूक ले लें, फिल्म ले लें, ड्रामे ले लें, टीवी सीडी ले लें, असले ले लिया, परमट बना लिया। यह याश परस इंसान जहां बाहर की औरतों पर इतना मेहरबान था, वहीं घर की औरतों के लिए इंतहाई सफ़ाक था। बच्चों और खासकर बेटी को तालीम दिलवाना तो उसके नजदीक जैसे कोई जुर्म था। बच्चे पढ़े वने ना था, मैं पढ़न कोई नहीं देवने। अच्छा, आप कहती बच्चों को पढ़ाना है? जी या। तो वो क्या कहता था? नहीं पढ़ने देना। मैंने बेटी को तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ने देना और ना बेटे को, इनको सबको मैंने एक ही गोली मारनी है, इकट्ठे खलार के मारनी है। किताबन अगला सटियो सीना दे सारियां रक्शे वाले तक उसने धमकी दी, जब बेटी मेरी को तुमने ले जाना है मैं तुमको गोली मार लूंगा। खर्चा देता जब भला देता जो करेंदा उन्हें दे डाली उन खोर पे वने उन्होंने आखे मैं मारना ही मारना। आखिरी मार के खाला मेरे बिरा। कई रूप थे इस भेड़िए के, यह अलग बात कि इसने पूरी कोशिश की अपना हर रूप छुपाने की। अगर बच्चे तुम्हारे पढ़ जाते, तुम्हारे बेटा बेटी पढ़ जाते तो इसमें इशू क्या था? हम तो हमने भी वहाँ कोई ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे बच्चे न पढ़े। बच्चों के लिए मैंने खुद बहुत से मतलब है कि काम शुरू किए। बस तुमने इस काम ये शुरू किया है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई ना हो। जो रक्शे वाला तुम्हारी बेटी को स्कूल लेके जाता था उसको कहा कि तुम लेके तुम्हें गोली मार दूंगा। बच्चों की किताबें तुमने जला दी। तुमने कहा बच्चों को मैं खुद मारूंगा अगर इनमें से कोई स्कूल का नाम भी किसी ने लिया। मसला क्या था? बीवी बच्चों पर जुल्म करने वाले इस दरिंदे ने आखिरकार कर दिया अपना आखिरी वार। साले को सरेआम उतार दिया मौत के घाट। आपने उसका क्या देखा? आपके तो बिल्कुल सामने उसका घर का दरवाजा था। जी, सामने देखा, यहीं से आया गुजरा। तो वो पहले से यहाँ पे क्या वो देख रहा था कि वो आने वाले हैं नहीं आने वाले, या उसी वक्त एक दफा ही निकला? एक दफा ही निकला है। तो आपकी सलाम दुआ तो होती होगी उससे? जी होती है। तो उस वक्त उसके हाथ में कौन सा असलाह था? 12 बोर से। तो क्या उसके पास असला हमेशा ही होता था या उसने आज ही उस दिन ही पकड़ी हुई? हमेशा होता है। फिर आपने क्या देखा कि उसने फायर किया आपके सामने? जी सामने फायर। वहाँ से कौन आ रहा था? अब्दुल सत्तार आ रहा था, तारिक फरूक आ रहा था, तारिक आ रहा था और सनाउल्लाह आ रहा था। और ये बच्चा वैसा? जी बच्चा। फिर उसने फायर किया एक तारिक फरूक को, हाँ। एक नीचे किया, हाँ। तो सारे लगे फायर। कैसे थिएटर के जलवों ने बर्बाद कर दिया इस खानदान को। ये सब अचानक नहीं हुआ, खतरे की दस्तक बड़े अरसे से सुनाई दे रही थी। जब आपकी बहन को मारा करता था आप अपने घर ले आते थे, तो वापस क्यों जाने देते थे अपनी बहन को उसके पास? फिर बात तो बिलादरी वाले आवे ने बात समझौता हो मियाँ बीवी के बीच ये लड़ाई झगड़ा इस नहज तक पहुँचा के बाद तलाक तक पहुँच गई। एक दफा तलाक दी थी। अच्छा। छड़ दिया था, फिर इन्होंने रजू किया। मैंने इनको मना किया था। ये तलाक कितने से पहले की बात है? ये 3-4 साल पहले की बात है। जी हाँ, एक दफा तलाक हो गई, लेकिन एक बार फिर बरादरी आड़े आ गई। आपने वापस अपनी बेटी को क्यों भेजा? ये बिलादरी आंख बह रही, फतवा लायक। कौन सी बिरादरी थी? चार दे अपने लग दे पितरे। नहीं, वो आपके खानदान के लोग थे या खिजर के याद? नहीं, साढ़े खानदान। वो मारता पीटता जुल्म करता, लेकिन हैरत है हर बार रिश्तेदार सुलह करवा बैठते और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। अब बरादरी वाले किधर हैं? मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ, अब किधर हैं बरादरी वाले? ये बेवा हो गई, उनके आगे उनका वो भी अब बेवा ही होने वाली हैं। अब बच्चा क्या सब कुछ, अब बरादरी वाले किधर हैं? आप कह रही है कि आप उस घर में तशद्दुद बर्दाश्त कर रही थी? जी ठीक है, आपको मारा पीटा करता था वो, और आप घर आके बताती भी थी कि मेरे साथ ये कर रहा है। चले, अपना तो इंसान तशद्दुद बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने बच्चों का तो नहीं बर्दाश्त करता ना। जब बच्चे को इस तरह से तशद्दुद किया जाए तो माँ के दिल पे क्या बीतती है, मुझे अंदाजा है इस बात का कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तकलीफ दे होता होगा ये सब कुछ। जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशाई। लेकिन हम हर बार यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अब कहाँ हैं लोग? असी ताने ज्यादा लोग जिस तरह कीता इस तरह हो क्या जुल्म कीता और बच्चे भी ये 5-4 पलेंदा पिया अगा बेटे भी पले थी। ये बात तो समझने वाली है वाकई के एक तरफ बेटा इनका खलोता था, उसके बच्चे भी यही, अब बूढ़ा जेड़ा मरी गया हो समझ उसके भी बच्चे पालेंगे, अपनी बेटी के बच्चे भी पालेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है वो इनका दामाद है। इनका तो दोनों तरफ से ही नुकसान हुआ है।
खिजर जैसे लोग क्यों हसीनाओं के चक्कर में अपनी जमा पूंजी लुटा बैठते हैं, फैमिली लाइफ, अपना खानदान, हत्ता के अपना आप भी बर्बाद कर लेते हैं। हमें अपने पूरे सोशल सेटअप के ऊपर भी काम करने की जरूरत है, ताकि वो लोग जो कि कमजोर जहन के लोग होते हैं, कमजोर पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, जब वो कुछ ऐसी चीजें जो कि उनसे हैंडल नहीं हो पाती, उनको बेहतर तौर पे हैंडल कर सकें। और सोसाइटी में एक ऐसी तरकीब होनी चाहिए कि जो हमने मर्दों के साथ चीज़ें एसोसिएट की हुई हैं कि जी ये पोलीगैमी या औरतों की तरफ इतना ज़्यादा रुझान, ये मर्दों की फितरत में, ये मर्दों की फितरत में नहीं है, ये सोसाइटी ने उनको सिखा दिया और उन्होंने ये अडॉप्ट कर लिया हुआ है एक्चुअली। रंगीन मिजाज खिजर ने भी इन जलवों की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, रुपया पैसा नशे और अयाशियों पर लुटा दिया। शोबिज़ और स्टेज ड्रामों की रंगीन दुनिया ने एक और खानदान बर्बाद कर दिया। तशद्दुद से भरपूर फिल्मों से मुतासिर देहाती अपनों के लिए अजाब बन गया। जैसे तुम अपने इलाके में बंदूक निकाल के फिरा करते थे ना बदमाशों की तरह, वैसे मुझसे बात करो। गांव से शहर आने वाला स्टेज ड्रामों की हसीनाओं पर सारी दौलत लुटा बैठा। जिवें ड्रामे च वेख्या सुने इन्हें घर आते जुल्म कीते, तशद्दुद कीता, बच्चों ते भी करें। सफाक दरिंदे ने जमीन की खातिर साले और बच्चों पर गोलियां चला दी। अरे मैं जी रहा हूँ, आपको देखता हूँ कि मैं जिंदा। वहाँ जाके इसने उनके साथ वहाँ वक्त गुजारना शुरू किया, खर्चा करता था और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन ऐसे फरोख्त करता रहा। 10 एकड़ ज़मीन थी इसकी, 1 एकड़ जब बच गई तो इसके जो ससुराल वाले थे उन्होंने वो बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करवा दी। वो भी इसने उनसे चोरी गार्डियन केस किया और वो गार्डियन खुद ही इसके मामू, इसके साला था जिसको इसका मर्डर किया, वो गार्डियन बन गया था। इसने धोखा दे के बाहर से ही वो भी 1 एकड़ फरोख्त कर दी, जो आखिरी ज़मीन जो इसके बच्चों के लिए थी। बिल्कुल ऐसी जो इसके बच्चों के लिए थी। फिर जब ये उनको पता चला, वो इसके पास आ रहे थे बात करने। बस इसी बात को लेकर अब खिजर आग बगूला हो गया और फिर उसने जुल्म की इंतहा कर दी। फिर तुमने उसी असले में जिसमें तुम पहले अंदर हो चुके हो, उसी असले से अपने साले को गोली मार दी। मैं जब घर वापस आ रहा था तो वो पीछे से 5-10 बंदे आए, तो मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश की कि ये रास्ता छोड़ दें, आप लोग मुझे जाने दें। तो जब मैंने पाया कि ये मुझको नहीं छोड़ते, तो मैंने अपने डर की और बचाव की वजह से उनके पास तो कोई चीज़ ही नहीं थी। वो जो मेरे साला और उसका चचा भाई साथ में आए थे, उसके पास पिस्टल था। अच्छा। ये कौन कहता कि उसके तो पास ये क्या हुआ कि 4-10 लोग आ रहे हैं, तुम कौन से, तुम संजय दत्त तो तुम अकेले थे, तुमने इतनी गोलियां चला दी और अगले बंदे जिनका पिस्टल भी है वो 10 लोग आ रहे हैं, तुम पे कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं जी, मैंने भागने की जब कोशिश की ना, नहीं तो भाग, अगर वो तुम्हें मारने आ रहे थे, चलो मैं उनकी बात छोड़ दूं, मैं तुम्हारी बात पे यकीन करता हूँ। वो आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं चलते हुए और तुम्हें लग रहा है सामने से आ रहे हैं, उनके पास असला है। जी मुझे पता था ना। तुम्हें पता था, देखा था तुमने? उनके पहले उनके पास ऐसी वजह थी कि उन पे केस चल रहा था। केस चल रहा था, लेकिन केस भी मुझे पता है किस वजह से चल रहा था। तुमने अपनी पूरी ज़मीन अपनी बर्बाद कर दी, तुमने अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ा। आखिरी 16 कनाल रह गए थे उस 10 एकड़ में से, जो तुम वो भी बेचना चाह रहे थे, तुम्हारे बच्चों के नाम उन्होंने करवाना चाहे थे। जिसने अभी तक ये नहीं सोचा कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या हो, जो अपने बच्चों की किताबें खुद जला दे, जो इंसान जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने पे उसकी बेटी को ले जाने वाले जो रक्षे वाला था, उसको कह के मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, ऐसा बिल्कुल झूठ कहा गया। तुमने गोलियां तो मारी है ना, गोलियां मारी है तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलाई थी, और वो जब चलाई थी तो मुझे ये नहीं, मेरे को तो दिमाग काम नहीं कर रहा था कि तुम्हारा दिमाग तो मुझे पता है अब भी काम नहीं कर रहा। हाँ? गोलियां खुद को बचाने की कोशिश में चलाई गईं या फिर लिया गया इंतकाम? सुनिए जरा एनी शाहिदीन का बयान। यहाँ पर 2 और एनी शाहिदीन मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अनायतुल्लाह। और आपका? आप किधर थे जब ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया यहाँ पर? टीवी ते खड़े हैं। तो आपने क्या देखा? सो देख ही हो, इतने बंदा ही हो फैर कर रहे हैं, ये मोटरसाइकिल पे आए ना। तो आप खिजर को वैसे जानते थे? जी हाँ बिल्कुल जानते थे। जी हाँ। तो क्या खिजर के पास हमेशा असला होता था या उस दिन वो स्पेशल बंदूक निकाल के लाया था? हमेशा असला। आप उस वक्त कहाँ थे अमानुल्लाह साहब? इधर इस जगह पे खड़ा था, वो इधर छुप के खड़ा था, जब यूं ये सामने हुए उसने फायर कर दिया 12 बोर रिपीटर का। वो तारिक फ़ारूक जब गिरा उसने 1 फायर किया और फिर दूसरा ब्रेस्ट उसको मारा। बाद में वो सनाउल्लाह उसका चाचा आगे हुआ तो फिर उसने 1 फायर और किया, जैसे अवैस को भी लगा और सनाउल्लाह को भी लगा।
पहले भी इधर हवाई फायरिंग करता था। एक दफ़ा पुलिस वालों ने उस पर वो 365 का पर्चा भी दिया। अच्छा, पहले पर्चा भी हो चुका था? पर्चा भी हो कि हवाई फायरिंग करके खौफ और हाँ, पहले पकड़ के ले गई उससे निजात, फिर इसने दोबारा ये जो है ना बंदूक दोबारा खरीदी। इस फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वालों को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। ताहम तारिक जख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया, वुरसा को रोता छोड़ गया। एक होता है कि आप निशाना लेके फायर करते हैं कि मैंने इसको जान से मारना है, तो क्या जब वो उसको मारना चाह रहा था, ये जो जब उसने फायर किया तारिक के ऊपर, तो वो क्या आपको लग रहा था कि वो इससे जान से मारना चाह रहा है? पहले तो हमें नहीं पता चला, जब फरूक गिरा, तारिक फरूक गिरा, उस टाइम हमें पता चला इसने इसको मारने के लिए जान से मारने के लिए फायर किया। जी हाँ, इस जल्लाद ने जो किया जानबूझकर किया। इसने गोली क्यों चलाई? टीम इंकशाफ ने जब ये सवाल पुलिस से किया तो जवाब कुछ यूँ मिला। इनका जो फैमिली डिस्प्यूट था, वैसे भी किसी का इतना क्लोज रिलेशन उनका ये बहनोई था, तो उन्होंने कोई अटैक नहीं किया। ये खुद ही आवारा था और इसी के सारे पैदा करते हैं किए हुए मसाइल, और जिनका उसके साथ लड़ाई झगड़ा, अपने ससुराल के साथ अपनी बेगम को उसने निकाल दिया, बच्चे इससे दूर, और इसी का सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ, इसी ने सारा किया। सच सामने आ गया है और इस जल्लाद का चेहरा बुरी तरह बेनकाब हो गया है। तो क्या अब इस भेड़िए को है कोई पछतावा, कोई नदामत? स्टेज ड्रामों की रंगीन दुनिया ने एक और खानदान बर्बाद कर दिया। तशद्दुद से भरपूर फिल्मों से मुतासिर देहाती अपनों के लिए अजाब बन गया। जैसे तुम अपने इलाके में बंदूक निकाल के फिरा करते थे ना बदमाशों की तरह, वैसे मुझसे बात करो। गांव से शहर आने वाला स्टेज ड्रामों की हसीनाओं पर सारी दौलत लुटा बैठा। जिवें ड्रामे च वेख्या सुने इन्हें घर आते जुल्म कीते, तशद्दुद कीता, बच्चों ते भी करेंदा। सफाक दरिंदे ने जमीन की खातिर साले और बच्चों पर गोलियां चला दी। अरे मैं जी रहा हूँ, आपको देखता हूँ कि मैं जिंदा। उसके भी 5 बच्चे हैं तारिक के, उनको भी तुमने यतीम कर दिया। खुद तुमने फांसी चढ़ना है, अपने बच्चों को भी यतीम कर दिया। इन बच्चों का क्या होगा? कोई शर्मिंदगी है तुम्हें? अरे मैं जी रहा हूँ, आपको देखता हूँ कि मैं जिंदा। मैं तो उसी दिन मर गया था जब मैंने ये खबर खुद सुनी, कि मुझे पता तक नहीं था कि वो जो तारिक है वो मेरी सपोर्ट्स हर वक्त किया करता था, और उसी आदमी का कत्ल मेरे पे हुआ। तो ये आप क्या कहते हैं कि मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ? जिंदगी में मुझे पहली बार ये मेरे साथ हो रहा है। मैं ये नहीं कि पहले से भी वारदातें किया करता था। ये इतने बच्चे यतीम कर दिए। सर इससे ऊपर मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। इस वक्त मेरा जो दिमाग काम नहीं कर रहा, आप बहुत मेहरबानी होगी, ये कुछ काफ़ी मेरे लिए। बस मैं तो अल्लाह से ये कहता हूँ कि मेरी जान निकाल ले, मुझसे ये जिंदा रहना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ऐसे इल्ज़ामात लेकर मैं जीऊँ, और न मुझे कोई जीने की शौक़ है। मैं तो अपने आप को ऐसे समझे मार बैठा, तो मुझे कोई शौक़ नहीं था कि मैं उनके साथ लड़ूं। किसी को कसूरवार समझते हो, दोस्तों की सोहबत को समझते हो, या तुम समझते हो कि जिस तरह के ट्रैक पर तुम चल पड़े थे उस तरह की ख़वातीन, ड्रामे, ये वो क्या किस चीज़ें तुम्हें सबसे नुकसान, ताकि जो देखने वाले हैं वो तो सबक सीखें ना। जिनको गलत रास्ते पर चल पड़े उनसे यही कहूँगा कि ये ऐसा काम है कि जिसके लिए आपकी ये दुनिया भी और आखिरत भी दोनों चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ऐसे काम के नज़दीक भी नहीं आना चाहिए। और जिसके ऐसे मैं उनसे भी कहना चाहूँगा जिनके पास अभी अपने सास ससुर हैं, तो वो अगर हैं तो उनको माँ बाप की जगह दे, और वो सास ससुर भी ये कह रहे हैं कि वो उसको अपने जो औलाद की तरह रखें। अब तुम्हें पता है अब बच्चों का क्या होगा? तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? सर यही फिक्र तो मुझे खाए जा रही है इसी बात। ये फिक्र अगर तुम्हें उस वक्त से पहले खा लेती जब तुमने कत्ल किया अपने साले का और जख्मी किया उसके चचा को, बच्चों को। कत्ल नहीं किया, वो मुझसे तो आपको पहले भी मैं 10 बार तो नहीं, ये तो उस वक्त सोचना था ना जब तुम बंदूक लेकर निकले और तुमने सामने सीधा फायर मारा। अब ड्रामा करने वाले इस जालिम ने सब कुछ तबाह कर दिया, अपने ही खानदान को उम्र भर का रोक दे दिया। तभी तो मकतूल के बीवी, बच्चे और खुद मुलजिम की बीवी और रिश्तेदार कर रहे हैं कातिल को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। आप क्या कहती हैं आसिया, क्या होना चाहिए तारिक के, ये खिजर के साथ?
मैं कहती हूँ कि उसके एक एक बोटी करके उसको परो कर धागे में और उसको लटकाया जाए और उसको फांसी पे लटकाया जाए और मेरे बच्चे और मेरी आंखें देखें कि अब वो लटका खड़ा है। अगर 100 खिज़र भी मर जाए तो उसकी जो हमारा नुकसान हुआ वो नहीं पूरा हो सकता, चलो उसको तो फांसी हो जाए, मेरा यही ख्वाहिश है, तब मुझे सुकून मिलेगा। आप क्या कहेंगी साइमा, क्या होना चाहिए खिज़र के साथ जिसने आपको इतने साल तशद्दुद का निशाना बनाया, आपके बच्चों की शख्सियत को मस्क कर दिया उस इंसान? 6 माह से मैं यहीं पे हूँ और उससे बहुत सख्त और सख्त सजा दी जाए, फांसी पे लटकाया जाए तब भी कम है। मेरा मासूम भी रहा एक दे का 70 युग साढ़ा ते उस साढ़े बच्चों ते साया उस रखे हुए हाथों वो मेरे बच्चों दी करेंदा हा। यानी आपका वो भाई जो आपके ही बच्चों का ख्याल रख रहा था उसको भी उसने वो भी वसीला उसने आखिरी भी हमसे छीनने की कोशिश की और छीन कर ही रहा। खिज़र ने वो जुल्म ढाया कि अब किसी के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। इस जल्लाद ने जहां सुसर को उम्र के इस हिस्से में बेटे की जुदाई का जानलेवा दुख दिया है, वहीं इन बच्चों और औरतों को बेसहारा करके इसके बूढ़े कंधों पर भारी जिम्मेदारी भी डाल दी है। इसी दुआ के साथ परवरदिगार की जात खिज़र जैसे लोगों को हिदायत दे और इस घर के मकीनों को हौसला दे। करम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।